प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग ईएलटी के लिए जीएस की तैयारी कर रहे हैं। प्रत्येक दिन हम लोग 30 प्रश्नों को करते हैं। 3 बजे शाम को आपको प्रीमियर पे यह क्लास देखने को मिल जाती है। आप इस क्लास को जब चाहें तब देख सकते हैं। यह क्लास हटाई नहीं जाती, यह क्लास आपके लिए परमानेंट पड़ी रहेगी, आप इसे देख सकते हैं। हमने डेट वाइज अलग अलग तिथि पे, अलग अलग दिन पे हमने अलग अलग प्रकार के प्रैक्टिस पेपर को रखने का आपसे बताया था कि प्लान है, और उस प्लान के हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं। कल हम लोग साइंस के महत्वपूर्ण 24 प्रश्नों पे चर्चा किए थे। 8 प्रश्न आपके केमिस्ट्री के, 8 प्रश्न आपके बायोलॉजी के, और आपके 7 से 8 प्रश्न आपके फिजिक्स के। उसके साथ 7 से 8 प्रश्न हम लोग चर्चा किए थे करंट अफेयर्स के। आज की जो श्रृंखला है, आज की श्रृंखला में हम लोग चर्चा करने वाले हैं ज्योग्राफी के आपके 22 से 23 क्वेश्चन और 7 से 8 क्वेश्चन आपके किसके, करंट अफेयर्स के। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये प्रश्न पसंद आएंगे और आप में से ज़्यादातर लोग इन जो 22 प्रश्न रखे गए इसमें से 20 प्रश्नों के सही आंसर भी बता पाएंगे। हमारा लक्ष्य यही है कि हम 20 से 25 प्रश्नों को सही कर सकें जीएस वाले पोर्शन में, जो हमारी परीक्षा की तैयारी को एक अच्छी धार दे पाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाएं, और उम्मीद करेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और लाइक शेयर करना नहीं भूलेंगे। चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। जब किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए निम्न में से किस मार्ग को चुनना चाहिए। यानी एक जहाज है और उस जहाज को, हवाई जहाज को, एक स्थान से दूसरे स्थान पे गंतव्य करता है, यानी पहुंचना है। लेकिन इस पहुंचने के लिए उससे कहा जा रहा है कि भैया एक ऐसा स्थान आप चुनिए, एक ऐसा रास्ता चुनिए जिस रास्ते से चलते हुए आपको ज़्यादा नुकसान ना हो और आप कम से कम समय में पहुंच सकें। क्या वो समुद्री धारा के रूप में जाएगा? नहीं, समुद्री धारा के साथ नहीं चल सकता है, ठीक है। समुद्री हवा के साथ कदापि नहीं चल सकता, सुनामी आ जाएगी। वो किसके साथ चलेगा? देशांतर रेखाओं के साथ चलेगा। आपको बता दें, यहाँ पे कुछ कॉमन जानकारियाँ हैं, आप जान लीजिए। किसी जहाज को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए किसकी आवश्यकता करेंगे? सबसे जल्दी किससे होगा? देशांतर के माध्यम से अगर हम चलेंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे। आपको यहाँ पे हम बताना चाहते हैं, जो आपको याद भी रखना होगा, 180 अंश देशांतर। एक सेकेंड, ये क्या हो गया इसको? 100 कहाँ चला गया? एक सेकेंड रुक जाइए, एक मिनट बस, एक सेकेंड बस हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब कह रहे थे, हाँ कह रहा है 180 अंश अगर हम देशांतर पे हैं, 180 अंश देशांतर पर अगर हम चल रहे हैं, तो 180 अंश देशांतर पर पूर्व से पश्चिम जाने पर, यानी पूर्व से कहाँ पे, ये आपका मैप होता है, ये पूर्व होता है और ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, ये पश्चिम होता है। कह रहा पूर्व से पश्चिम जाने पर क्या होगा? 180 देशांतर पर पूर्व से पश्चिम जाने पर एक दिन कम हो जाता है, यानी एक दिन की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। और जब हम पश्चिम से पूर्व जाएंगे तो एक दिन की अधिकता हो जाती है। तो ये हमको लाभ मिलता है देशांतर रेखाओं पर चलने से, ठीक है। मेरी बात को शायद आप समझ गए होंगे। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती? यहाँ पे 4 देश दिए गए हैं और पूछा जा रहा है भूमध्य रेखा किस देश से होकर के नहीं गुजरती, आपको ये बताना है। आपको बता दें, भूमध्य रेखा यानी जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, निम्नलिखित देशों से होकर के गुजरती है। जैसे इक्वाडोर से गुजरती है, कोलंबिया से गुजरती है, ब्राज़ील से गुजरती है, गैम्बोन से गुजरती है, कांगो बेसिन से गुजरता है, कांगो गणराज्य से गुजरता है, युगांडा, केन्या तथा इंडोनेशिया से गुजरती है। लेकिन यहाँ पे दिए गए विकल्पों में मैक्सिको से नहीं गुजरती। क्या है? मैक्सिको से यह नहीं गुजरती है। दिए गए विकल्पों में मैक्सिको से भूमध्य सागर रेखा है, जो भूमध्य रेखा है वह नहीं गुजरती। मैक्सिको से होकर के कर्क रेखा गुजरती। कौन सी रेखा गुजरती? कर्क रेखा मैक्सिको से होकर के गुजरती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपका आंसर ये सही होगा। आप इस चीज़ को पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो फिर से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता वह है, कह रहा वह कौन सा अक्षांश ऐसा है जिसपे वार्षिक तापांतर क्या होगा? न्यूनतम होगा, यानी बहुत कम होगा। वर्ष का तापांतर क्या होगा? बहुत कम होगा। आपको ये बताना है वार्षिक तापांतर। देखिए, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर, जिसे इक्वेटर कहा जाता है, पर वार्षिक तापांतर सबसे कम पाया जाता है। यानी विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या इक्वेटर लाइन पर वार्षिक तापांतर सबसे कम पाया जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाता है विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। अर्थात यहाँ लगभग वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ने से उच्च और निम्न तापमान में ज़्यादा अंतर नहीं आ पाता। इस क्षेत्र में कोई शीत ऋतु नहीं होती, ठीक है। भूमध्य रेखा। अब अगला प्रश्न आपका है,
अगले प्रश्न में आइए, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं किस महाद्वीप से गुजरती हैं? तो तीनों रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। ठीक है, तीनों रेखाएं कहाँ से गुजरती हैं? अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। ठीक, किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं? आपको बताना है किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं। पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं? तो आप बताएंगे 20 और 21 मार्च। कब? 20 और 21 मार्च को, 20 या 21 मार्च को। और उधर अगर चले चलें तो उस तरफ जाएंगे 22 या 23 सितंबर को, 22 या 23 सितंबर को। इन दोनों तिथि पे पूरे गोलार्ध में दिन और रात बराबर पाए जाते हैं। ठीक, पूरे गोलार्ध में दिन और रात क्या पाए जाएंगे? बराबर पाए जाएंगे। कब कब? माफ करिएगा, पहली घटना कब होगी आपकी? 20 से 21 मार्च, 20-21 मार्च है। और दूसरा कब है? सितंबर है। कौन है? सितंबर है। तो इन दोनों में आपके 24 घंटे में दिन और रात बराबर होते हैं। तो आपका आंसर कौन हो जाएगा? 23 सितंबर। ठीक, वर्ष भर रात और दिन कहाँ बराबर होते हैं? कह रहा है वर्ष भर रात और दिन कहाँ पर, ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर बराबर ही रहते हैं, यानी बराबर होते हैं? वर्ष भर कहाँ पर दिन और रात बराबर होते हैं? तो आपको बताना है वह स्थान क्या होता है। तो वह स्थान होता भूमध्य रेखा। कौन सी? भूमध्य रेखा पर दिन और रात बराबर। भूमध्य रेखा विषुवत रेखा, जिसे 5 मुख्य अक्षांश वृत्तों से होकर के गुजरती, इस बृहद वृत्त में है। इसके आसपास के क्षेत्रों में दिन और रात लगभग बराबर होते हैं। 12-12 घंटे के दिन और रात पाए जाते हैं। किस पे? भूमध्य रेखा पर। चलिए, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? उत्तरी गोलार्ध का जो सबसे छोटा दिन होगा, देखिए यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन। इसका सबसे छोटा तो इसका सबसे बड़ा। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन। ठीक है, अब इसको आपको समझना है। दक्षिणी कह रहा उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? तो आपका हो जाएगा 22 दिसंबर। अगर 22 दिसंबर उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन है तो दक्षिणी गोलार्ध का क्या होगा? सबसे बड़ा दिन होगा। ठीक, अब आ जाते हैं उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन। सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून। तो वहाँ क्या हो जाएगा? 21 जून क्या हो जाएगा? सबसे छोटा हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, इस चीज़ों को आप समझ पाएंगे। यानी 22 दिसंबर और 21 जून आपको याद रखना है। बस याद रखना है कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा। 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है, तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा। निम्न विद्वानों में से किसने यह सुझाव दिया था कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल कणों से हुई है? तो ओ है ओ स्मिथ ने कहा था। किसने कहा था? ओ स्मिथ ने कहा था। तो आपको बस नाम याद रखना है। पृथ्वी की आयु निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? तो आप कहेंगे यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। यह भी हमने आपको कई बार यह प्रश्न हम करवा चुके हैं। महान हिमयुग का संबंध किससे है? महान हिमयुग का संबंध किससे है? प्लास्टोसीन युग से होता है। निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा गोंडवाना लैंड का भाग नहीं है? कह रहा कौन सा ऐसा महाद्वीप है जो गोंडवाना लैंड का भाग नहीं है? तो उत्तरी अमेरिका जो है वो गोंडवाना लैंड का भाग नहीं होता। क्या है? उत्तरी अमेरिका जो है वह गोंडवाना लैंड का भाग नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ जाएंगे, आपको यहाँ पर आ जाएंगे तो आप अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाएंगे। गोंडवाना लैंड का भाग नहीं होता। ठीक, महाद्वीप अलग कैसे हुए हैं? कह रहा महाद्वीप अलग कैसे हुए हैं? तो आप कहेंगे प्लेट विवर्तन की क्रिया के द्वारा अलग हो गए। महाद्वीप प्लेट विवर्तन की क्रिया द्वारा एक दूसरे से अलग हो गए हैं। तो आपका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ जाते हैं। भारत प्राचीन सुपर महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग था। इसमें वर्तमान समय में निम्न भूभाग शामिल है। कौन कौन से भूभाग शामिल? कह रहा प्राचीन समय में, जब प्राचीन समय था तो सुपर महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भारत एक हिस्सा हुआ करता था। लेकिन वर्तमान समय में इस हिस्से में कौन कौन है? तो आप कहेंगे दक्षिण अमेरिका है, अफ्रीका है और कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। ठीक, कौन कौन है? दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। औषधि शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? औषधि शैलों के लिए कौन सा कथन सत्य है? आपको ये बताना है। यह वे शैलें हैं जिनकी रचना ताप और दाब पर निर्भर करती है। यह शैलें क्रिस्टलीन हैं। नहीं, ये भी गलत है, ये भी गलत है। यह शैलें स्तरों में निक्षेपित होती हैं। तो यह शैलें क्या होती हैं? परत दर परत बैठी होती हैं, तो स्तरों में निक्षेपित होती हैं, स्तरों में। तो आपका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। बलुआ पत्थर एक परतदार चट्टान है क्योंकि वह, बलुआ पत्थर एक परतदार चट्टान है क्योंकि वह कैसी हो जाती? बलुआ पत्थर वो एक परतदार चट्टान है
और वह कैसी हो जाती, तो आपको बताना है बलुआ पत्थर जो है वो कैसा हो जाता है, क्योंकि वह क्या होता है, पानी के नीचे बनती। कहाँ बनती? पानी के नीचे बनती है। आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कह रहा आग्नेय चट्टानों के लिए कौन सा कथन सत्य है, तो आप कहेंगे वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होती हैं। वह क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों होती हैं। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति हुई है। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति कहाँ से हुई? आग्नेय तथा तलहटी दोनों चट्टानों से मिलकर के रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति होती है। क्लास 6 के ज्योग्राफी की एनसीईआरटी में आपको यह प्रश्न मिल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है? कह रहा कौन ऐसा है जो रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं? तो यहाँ पे आपका संगमरमर है, क्वार्टर्ट है, जेट है और इसके बाद स्लेट, ये तीनों जो है रूपांतरित चट्टान है, जबकि ग्रेनाइट जो है रूपांतरित चट्टान के अंतर्गत नहीं आता। ज्वालामुखी में सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? आपको बताना ज्वालामुखी में से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है, तो आपका आंसर हो जाएगा कौन सा? जलवाष्प। कौन सी गैस निकलती है? जलवाष्प। ज्वालामुखी में सबसे अधिक कौन निकलती है? जलवाष्प निकलती। कौन सी? जलवाष्प निकलती। एक सेकेंड, आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन है? आपको बताना है। स्टैटिक जीके का भी प्रश्न मान लीजिए, भूगोल का मान लीजिए। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो आप कहेंगे माउंट कोटोपैक्सी। कौन है? माउंट कोटोपैक्सी है। और उसके बाद पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को कहते हैं, पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को मैग्मा कहा जाता है। क्या कहते हैं? मैग्मा कहा जाता है। ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं। ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं। बाल्टिक सागर में ज्वालामुखी उद्गार नहीं पाया जाता, बाकी और तीनों सागर में ज्वालामुखी उद्गार पाए जाते हैं। माउंट एटना क्या है? माउंट एटना एक प्रकार की ज्वालामुखी क्या है? एक प्रकार की ज्वालामुखी हो जाती है। माउंट एटना क्या है? एक प्रकार की ज्वालामुखी हो जाती है। क्या हो जाती है? एक प्रकार की ज्वालामुखी हो जाती है। 2021 में आपका करंट अफेयर्स का प्रश्न यहाँ से शुरू होता है। 7 प्रश्न आपके करंट अफेयर्स के हैं। कह रहा है 2021 में सैटेलाइट फोन उपयोग करने वाला भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सैटेलाइट फोन उपयोग करने वाला भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो आप कहेंगे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो आप कहेंगे असम में। कहाँ पे है? असम में है। कहाँ पे है? असम में है। उसके बाद आ जाएंगे हैंसन क्रेटर क्या है? हैंसन क्रेटर क्या है? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक क्रेटर का नाम है। हैंसन क्रेटर क्या है? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक क्रेटर का नाम है। अभी हाल ही में सिक्किम सरकार ने किस राज्य को राज्य में मछली घोषित किया? यानी राज्य की मछली किसको घोषित किया गया? राज्य की मछली किसे घोषित किया गया है? तो आप कहेंगे कापर महसीर को। किसको? कापर महसीर को राज्य की मछली घोषित किया गया सिक्किम सरकार के द्वारा। निम्नलिखित में से किससे शासित प्रदेश, अच्छा किस केंद्र शासित प्रदेश में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख द्वारा राज्य की पशु घोषित किया गया? कौन सा ऐसा जीव है जिसे राज्य की पशु घोषित किया गया लद्दाख द्वारा? तो आप कहेंगे हिम तेंदुआ को राज्य की पशु घोषित किया गया है। वर्ष 2030 तक अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत ने कितने गीगावाट ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है? अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में कितने गीगावाट ऊर्जा का उत्पादन का लक्ष्य रखा गया? 450 गीगावाट ऊर्जा के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है किस तिथि को? तो आप कहेंगे 5 जून को। 21 जून को क्या मनाया जाता है? तो आप कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर आ जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला तिथि दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और उसके बाद आपको 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? जल्दी बता दिए। 12 जनवरी को मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है, युवा दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो ये था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको इनमें से ज़्यादातर प्रश्नों के आंसर आपको ज्ञात थे। अगर नहीं ज्ञात थे तो इन्हें आप पढ़िएगा, मेमोराइज करिएगा और उम्मीद करूँगा कि आगे की श्रृंखला को भी आप लगातार देखते रहेंगे। अपने मित्रों को शेयर करते रहिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।